हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम कर रहे हैं बाण भट्ट का जीवन परिचय एवं काव्य शैली। ठीक है, चलिए तो हम उसको पढ़ते हैं। नॉर्मली ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी अच्छा होता है, और अगर आप वैसे भी देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन तो उसमें से भी आपको इसमें काफी शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। हर्षचरित में बाण की आत्मकथा मिलती है। कहाँ मिली है बाण की आत्मकथा? हर्षचरित में। कादंबरी के भी अगर हम प्रथम के 20 श्लोक है उन्हें देखें तो उसमें भी उन्होंने अपने वंश का वर्णन किया हुआ है। तो इन्होंने जो वर्णन लिखा है यहाँ पर, इन्होंने लिखा है कि हर्षचरित से हमें बाण की आत्मकथा मिलती है। इनके वंश में दधीची एवं सरस्वती के पुत्र शाश्वत के चचेरे भाई वत्स का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिला है? सबसे पहले याद रखिएगा, इसी कुल में कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर अत्यंत विद्वान थे। उनके घर पर ब्रह्मचारी गण इसीलिए शुद्ध वेद गायन करते थे कि अशुद्धि पर कहीं पिंजरे में तोते उन्हें टोक ना दे। तात्पर्य इनके कहने का क्या है कि वो इतने विद्वान थे कि जो उनके तोते थे वो भी इतने विद्वान हो गए थे उन्हें सुन सुन के कि अगर कोई अन्य अशुद्धि करता था तो वो उसको पता लगा करके उसको टोक देते थे। ठीक है। कुबेर के अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत 4 पुत्र थे। पाशुपत के एक पुत्र अर्थात जो पाशुपत का एक पुत्र थे अर्थपति, उनके 11 पुत्र हुए। उन्हीं में से एक बाण के पिता चित्रभानु थे। बाण की माता का नाम राजदेवी था। बाण के 2 पार्श्व कौन कौन थे? पार्श्व मतलब शूद्र स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र हैं उनको कहा गया है इन्होंने पार्श्व। अर्थात कौन थे वो? भाई चित्रसेन और मित्रसेन तथा 4 चचेरे भाई गणपति, अधिपति, तारापति और श्यामल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ आपका ये है कि बाण भट्ट के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, उनके क्या कहते हैं जो रचनाएं हैं वो कौन सी थी। तो इसको अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे है भाई मित्रसेन और चित्रसेन तथा 4 भाई गणपति, अधिपति, हमने अभी पढ़ा है ये सब थे। ठीक है। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। अभिभावक के अभाव में बाण मित्रों के साथ पर्यटन पर गए और वहां से लौटने पर हर्ष के दरबार में उपस्थित हुए। यहाँ राजा ने इन पर महान्य भुजंग कहकर व्यंग किया। अर्थात क्या कौन सा किया है उन्होंने? महान्य भुजंग कहकर उन्होंने व्यंग किया है। परंतु बाण ने शीतलता का परिचय देते हुए नया जीवन आरंभ करने का विचार प्रस्तुत किया। अंत में हर्ष ने इनको वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से किसको विभूषित किया गया है और किसने विभूषित किया है? तो याद रखिएगा बाण भट्ट को विभूषित किया गया है और हर्ष ने विभूषित किया है। ठीक है। हर्षचरित लिखने की प्रेरणा इन्हें हर्ष के मार्मिक जीवन की अभिव्यक्ति से पूर्ण सूची बाण नामक सूत के श्लोक सुनकर तथा चचेरे भाई श्यामल के कहने पर मिली है। ठीक है। आगे देखते हैं। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई तथा बाण कादंबरी को पूर्ण करने से पहले चल बसे। यह भी कहा जाता है, यह आप याद भी रखिएगा कि जो कादंबरी है वो पूर्ण रूप से बाण की रचना नहीं है, उसको बाद में उनके पुत्रों ने संपूर्ण किया था। ठीक है। जिसके बाद में उनके पुत्र पुलिंद ने इसको पूर्ण किया है। कौन से पुत्र? पुलिंद पुत्र का नाम है, उन्होंने इसको पूर्ण किया है। हर्ष का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। ताम्रपत्रों, दान पात्रों तथा चीनी यात्री हिन सॉन्ग ने ये ही तिथियां निश्चित की हैं। ये जो इन्होंने बताया है कि हमें ये सब इस तिथि में ये हुआ, इस तिथि में ये हुआ, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो चीनी यात्री आए थे हमारे यहाँ पर भारत में, हिन सॉन्ग, उनके माध्यम से हमें ये जो तथ्य है वो सब प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अतः बाण भट्ट का काल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होना चाहिए। याद रखिएगा बाण भट्ट का काल क्या है? 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। रुयक ने अलंकार सर्वस्व में हर्ष चरित्र का, क्षेमेंद्र ने अपने काव्य में बाण का, काव्य अलंकार के टीकाकार नमी साधु ने कादंबरी व हर्ष चरित्र का। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, सब कह रहे हैं कि किस किस राइटर ने उनके जो अच्छा काम है उसको वर्णन किया है। देखिए क्या कह रहे हैं वो। रुयक ने अलंकार सर्वस्व में हर्षचरित्र का, क्षेमेंद्र ने अपने काव्य में बाण का,
काव्य अलंकार में टीकाकार नमी साधु ने कादंबरी व हर्षक्षेत्र का, भोज ने अपने सरस्वती कंठाभरण में बाण के गद्य का उत्कर्ष दिखाया है। किस किस राइटर ने उनका उत्कर्ष दिखाया है? रोयक ने, और किस किसने? काव्य अलंकार के जो रचयिता हैं, टीकाकार हैं, एक्चुअली टीकाकार हैं, वो कौन है? नमी सिंधु, उन्होंने। ठीक है, तो इन सब ने उनका क्या उत्कर्ष अपने अपने काव्यों में दिखाया है। और यही नहीं, धनंजय ने दशरूपक में, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में तथा वामन ने अपने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में बाण व उनकी कृतियों का वर्णन किया है। इस प्रकार 7वीं शताब्दी में बाण की पूर्ण प्रसिद्धि हो चुकी थी। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि जो बाण का काल है वो 7वीं शताब्दी रहा है। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे? ये आपके अगर पूछा जाए बाण का काल निर्धारित कीजिए, तो आप इन सब तथ्यों को लेकर के हेडिंग बना करके, पॉइंट्स बना करके बाण का काल निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, बाण ने स्वयं हर्षक्षेत्र के प्रारंभ में व्यास, वासवदत्ता, भट्टार, हरिश्चंद्र, सातवाहन, भास एवं कालिदास आदि कवियों और किसकी प्रवर सेनकृत सेतुबंध तथा बृहत कथा आदि रचनाएं एवं उनके रचनाकारों का वर्णन किया है। हम कादंबरी के प्रथम के 20 श्लोक पढ़ते हैं, उसमें भी उन्होंने व्रतकथा का वर्णन किया है और वासवदत्ता का भी वर्णन किया है। तो इससे पता चलता है कि वो सब उनके पहले के कवि थे, अर्थात उनसे पूर्व के कवि थे। जो बाणभट्ट है वो उनके बाद में आए हैं। ठीक है, ये भी 7वीं शती के पूर्व के हैं। अतः बाणभट्ट का समय 7वीं शती का पूर्वार्ध ही बहिरंग एवं अंतरंग साक्ष्यों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है या फिर निश्चित होता है। तो ये आपका एक तरह से बाणभट्ट का काल निर्धारित करने के लिए आए, तो आपके लिए ये पूर्ण रूप से उचित क्वेश्चन होगा। ठीक है।